for a grand change in the governance and institutions and constitutions of the world, or is it just doing fine and no such critical situation is there in the? नमस्कार, सुप्रभात। श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल आर्थिक मामलों के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वे इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एक साथी सदस्य हैं। वे एक आर्थिक विचारक और अखबारों, वित्तीय पत्रिकाओं के लिए बड़े पैमाने पर लिखते हैं और संगोष्ठियों और सम्मेलनों में व्याख्यान देते हैं। वे इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष और एक ट्रस्टी थे। वे वित्त मंत्रालय द्वारा एमएसएमई क्षेत्र पर टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। वे सेंट्रल काउंसिल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में सरकार के नियमित हैं और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक और बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य हैं। वे नमामि गंगे पर जल संसाधन मंत्रालय के सलाहकार भी हैं। 13 साल की छोटी उम्र में गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने 1975 में आपातकाल में के दौरान सत्याग्रह में भाग लिया और 3 महीने तक जेल में रहे। उन्होंने जल अधिकार, नागरिक मंच, श्री जी गौ सदन, दूध सहकारी आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जैसे विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने काला धन और रिश्वत विरोधी संहिता पर एक विधायक का मसौदा भी तैयार किया है। तो देवी और सज्जनों, 24 दिन की सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप नेटवर्क वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 में हमारे चौथे दिन के मुख्य अतिथि श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का स्वागत करें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम जी, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मैं शुरू करूं? यस, यू कैन स्टार्ट। हाँ, नमस्कार। मैं ये जो सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप नेटवर्क प्रोग्राम है, इसमें आज जो मुझे बुलाया गया, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। जो ये लंबा प्रोग्राम है, 4-5 सेशंस में हर रोज 4 हर महीने 4 दिन का ये जो प्रोग्राम है, इसमें ये जो पूरा कंसेप्चुलाइज किया गया है हितेश चंदेल जी द्वारा, वह बहुत ही अभिनंदन के योग्य है। ये जो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन का जो डिटेल मुझे भेजा गया, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट के रूप में, और मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, और जो यहाँ वक्ता सब और जो श्रोता यहाँ आए हुए हैं, मुझे लगता है कि वह लोग सब एनरिच होके जाएंगे। और मैं तो कोई भी इस प्रोग्राम्स को हरदम यही मानता हूँ कि हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, मौका मिलता है हम कुछ पढ़ सकें, देख सकें और अपने आइडियाज़ को एक जगह कंसोलिडेट करके कुछ विचार रख सकें। तो मुझे लगता है इस आधे घंटे में मैं कुछ बातें जो जिस तरह से गाइडलाइंस में दी गई हैं, उसमें सरकार की क्या सोच है, उस SDG 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशंस के गोल हैं 2030 के टारगेट्स में, सेकंड गोल से रिलेटेड कैसे सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं, उनको मैं अंडरलाइन करूंगा ब्रीफली। और कुछ जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें जो मेरे मैं नोएडा में रहता हूँ, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में कुछ जो हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स लगे, जो जन कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स लगे, उसमें हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया वो भी संक्षिप्त में आप सबके सामने रखूंगा। बेसिकली ये जो सेकंड गोल है, हंगर फ्री इंडिया, जीरो हंगर वाला, ये बहुत बड़ा एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस का। और इसके साथ जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह पॉवर्टी एलिवेशन, यह बहुत ज़रूरी है। पॉवर्टी एलिवेशन अगर नहीं होगा
तो अगर सरकारें केवल फूड प्रोविजन की तरफ, फ्री राशन वगैरह तो सरकार लेती है, जरूरी भी है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। पावर्टी एलिवेशन, जीरो हंगर, उसके लिए सरकार को ऐसे इनिशिएटिव लेने होंगे कि एक तो पावर्टी एलिवेशन उसमें हो। पावर्टी एलिवेशन के लिए मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो उसमें ये मैंने देखा कि पावर्टी एलिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो अगर उसका हिस्सा होता है वह है एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो वह अपने आप में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म टेम्पररी मेजर्स एक है हंगर फ्री इंडिया के लिए, जिसके अंदर मोदी सरकार के, हमारी सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव है। और पेंडेमिक के बाद यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन के आया है, क्योंकि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट कम इस समय में काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में डिसरप्शंस हुए थे। हमने माइग्रेशन लेबर्स का बहुत बड़ा त्रासदी देखी। हमने जो राशन कार्ड के कारण जो अलग अलग जो पहली प्रोविजंस थे कि आप जहां राशन कार्ड से जिस दुकान के साथ जुड़े हुए हो उसी से आप राशन ले सकते हो, तो जब लोग ये लॉकडाउन के कारण अपने दूसरे स्थान में गांव में वापस गए तो उनको राशन मिलने की समस्या हुई। और कुछ लोग जो अपने से क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में फंस गए, उनको गांव, अब जहाँ पे राशन कार्ड है उससे अलग जगह पे वो अटक गए, तो वहां पे राशन कार्ड कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। तो यह सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती है कोविड पेंडेमिक के साथ थी, जिसके सॉल्यूशन के रूप में सबसे पहले तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत मैसिव सरकार ने और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, और मैं क्योंकि बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं, तो हम लोगों ने बहुत तरीके के कैंप लगाए, फूड कैंप्स लगाए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाए। और जो माइग्रेशन लेबर्स के लिए कैंप थे वो सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने क्षेत्र में लगाए, उनको अपने क्षेत्र में पहुंचाना, ये सारे काम तो किए। लेकिन सबसे बड़ा काम ये था कि जो राशन कार्ड था, वन राशन वन नेशन वाला एक मेजर इनिशिएटिव सरकार ने लिया, केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों के सहायता से, कि किसी का भी कहीं भी राशन कार्ड हो उसे किसी भी राशन की दुकान से राशन मिल सके। यह अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टारगेट था, लेकिन उस चैलेंजिंग टारगेट को सरकारों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट किया। टेक्नोलॉजी का बहुत मैसिवली यूज किया, उसके आधार कार्ड का एक बहुत बड़ा उसमें योगदान था। और इसके बाद सरकार को लगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चला गया था, डिसरप्शन आ गया था, डेली वेजर्स, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तो सरकार ने फ्री राशन कार्ड का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, और जिसको बार बार एक्सटेंड करते हुए अब नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया कि जो भी राशन कार्ड होल्डर है, लगभग 90 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को सीधा राशन फ्री, निःशुल्क राशन उनको मिले अपने अपने राशन कार्ड के अनुसार। और वह 90 करोड़ लोगों को जो राशन देने की उपलब्धता सुनिश्चित की, वह जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड होता है, जो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होता है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जो इन फंड्स के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में जो फंड्स होते हैं, उसके अंतर्गत फूड का सुनिश्चित करना, कुक्ड फूड उनको मिले, ये देखना कि राशन कार्ड के थ्रू उनको फ्री राशन मिले। लगभग 92,000 करोड़ का सरकार का यह एक्सपेंडिचर का, मैसिव एक्सपेंडिचर का इनिशिएटिव था, और वह इनिशिएटिव सरकार ने लिया। दूसरा उसमें आवश्यकता थी, वह जो जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता थी, तो मनरेगा वाली स्कीम्स थी। मैं इन स्कीम्स के डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में आप के सामने रख दूंगा कि पहले लगभग जो 182 5 डेज का वर्किंग अनएम्प्लॉयमेंट बोनस मिलता था, उसको सरकार ने 202 दिन का करके कहा, और ग्रामीण क्षेत्र में फोकस किया कि ग्रामीण क्षेत्र में उनको मनरेगा के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट का पंचायत के थ्रू उनको पैसा मिल जाए। उसके अंदर भी लगभग 2.25 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज सरकार ने पेंडेमिक से लड़ने के लिए
वो अनाउंस किया और उसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत सरकार ने कोशिश की कि उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बोनस, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते के रूप में मनरेगा के थ्रू पैसा मिले। और जो पीएम किसान योजना है उसके अंदर किसानों को धनराशि 6,000 रुपए की सालाना मिले। इन सब के लिए अगर 2014 में देखें तो हमारे यहाँ सब्सिडी और सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी जो ग्रामीण क्षेत्र में टारगेटेड डिलीवरी उसकी नहीं होती थी, और जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो लोअर एंड ऑफ द पिरामिड है, उन लोगों को कई बार लीकेजेस के कारण पैसा सही ढंग से नहीं मिलता था। तो जन धन अकाउंट यानी जैम ट्रिनिटी के रूप में टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने, मोदी सरकार ने क्रिएट किया और उसके अंदर उनके जन धन अकाउंट के खाते खुले। गरीब लोगों के, महिलाओं के, पिछड़े वर्ग के, इन सब लोगों के जो इंक्लूसिव बैंकिंग द अनबैंक्स करके बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मैं रहा हूँ, उसमें बहुत सारा इनिशिएटिव सरकार ने लिया कि सबके अकाउंट खुले और लगभग 38 करोड़ अकाउंट खुले। उनको आधार कार्ड से जोड़ा गया और मोबाइल से पेमेंट वगैरह की तो सहूलियत हुई, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सरकार ने बहुत सारा जो पैसा जन कल्याणकारी योजनाओं का और वो था, वह उनके अंतर्गत उन लोगों को पहुंचाने का प्रयास का, जैम का, ट्रिनिटी का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया। और उसके कारण बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे उज्ज्वला है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट है उसका पैसा किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सीधा किसानों के खाते में सीधा पहुंचा बिना किसी लीकेजेस के, फास्ट डिलीवरी मैकेनिज्म थे। उसने एक तरीके से जो इस बड़ी त्रासदी में, जरूर पॉवर्टी और इंक्रीमेंट बिलो पॉवर्टी लाइन लोग बड़े हैं, लेकिन फिर भी उस त्रासदी को कम करने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया। दूसरा, जब पॉवर्टी एलिवेशन, और इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जब मैंने एम्प्लॉयमेंट के की, उसमें दो बातें मुझे बहुत ध्यान में आती हैं। उसमें है एजुकेशन और हेल्थ। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, एम्प्लॉयमेंट बिना प्रॉपर एजुकेशन के, स्किलिंग के, कोई ना कोई उसके हुनर जिसको कहते हैं वह नहीं होगा, तो एम्प्लॉयबिलिटी एजुकेशन के बगैर सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होता है। उसके ऊपर सरकार को और ज्यादा, अभी तक बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कम था अगर एलोकेशन, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाने की आवश्यकता सरकार को महसूस हुई। और स्किलिंग की बहुत आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र में, उसके ऊपर सरकार के इनिशिएटिव्स को और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कुछ कहा कि जो कौन कौन से चीजें हैं, पैरामीटर जिसमें सरकार को बहुत काम करने की और अभी आवश्यकता है, उसमें दो सेक्टर मुझे बहुत जरूरी लगते हैं। और तीन जो पॉइंट मुझे लगते हैं वह है एजुकेशन, हेल्थ एंड वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। जो अर्बन एमिनिटीज में क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो काफी काम किया, ग्रामीण सड़क योजनाएं हैं, या यूपी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाएं लाई, केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन लिया, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कई इनिशिएटिव लिए हुए हैं, सेपरेटली बताऊंगा क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए वो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। लेकिन वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन, इन चीजों में सरकार को अभी इस गोल को अचीव करने के लिए काफी काम करना पड़ता है, क्योंकि इनको अगर करेंगे तो ही बाई प्रोडक्ट के रूप में फूड सिक्योरिटी अपने आप में पॉवर्टी एलिवेशन और लोगों को प्रॉपरली हंगर फ्री इंडिया का जो असली सपना है वह पूरा होगा। और जो हंगर फ्री इंडिया का जो गोल है वो मुझे लगता है कि हमारे देश के अनुसार अगर, और जो कुछ काफी अंडर डेवलप्ड और बहुत ही काफी पिछड़े देश हैं, उनके अनुसार अब भारत की स्थिति उस तरह से काफी डिफरेंट आ गई है। अब जीरो हंगर वाली इशू बहुत बड़ा क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है जितना पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन है। क्योंकि आज के समय में मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भूख के कारण मरता है, क्यों की डेथ होगी या वो होगी, क्योंकि धीरे धीरे यह बात एडमिनिस्ट्रेशन के में काफी स्ट्रांगली
कलेक्टर के रूप में स्टैब्लिश हो चुकी है कि कलेक्टर की यह जिम्मेदारी है कि वह कोई भी उसके क्षेत्र में भूख के कारण अगर मरेगा तो कुछ दिक्कत होगी तो उसको कलेक्टर की सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरा एक इनिशिएटिव मैं इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे आज बताना चाहूंगा, वह है हमारे सरकार में जो इनिशिएटिव लिया, वी वर वर्किंग ऑन ए पुश मॉडल। जैसे बहुत सारी सैनिटेशन वाटर की स्कीम्स हैं, जो उज्ज्वला योजना है, गैस कनेक्टिविटी है, या जो स्वच्छ भारत मिशन है जिसमें टॉयलेट का बनाने का है, और ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं, और ये जो जनधन अकाउंट, ऐसी 7 स्कीम्स को सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जो महत्वपूर्ण एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, जो ईज ऑफ लिविंग के लिए, बेटर लिविंग के लिए, और अब यह जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत टैप्ड वाटर पहुंचाने का घर घर में जो इनिशिएटिव सरकार ने अभी लिया है कि हर घर में पानी नल के थ्रू पहुंचे, जो कि 2019 में 2 करोड़ लोगों के घर में टैप्ड वाटर का कनेक्शन था, अभी 2-2.5 साल में 3 करोड़ लोगों को एडिशनल वाटर कनेक्शन दिया है, और आने वाले समय में 19 करोड़ लोग टोटल हाउस होल्ड को पानी देने का लक्ष्य 2024 तक सरकार का है। तो ये 7 जो महत्वपूर्ण योजना है, आयुष्मान भारत की योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इन सब की योजनाओं को सरकार ने आइडेंटिफाई करके पुश मॉडल पे काम किया है कि 115 डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि सरकार के हिसाब से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश में। वहां पे कलेक्टर को जिम्मेदारी दी है कि आइडेंटिफाई करो जो लोग इन स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं, उन लोगों तक वह स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचा है कि नहीं। पहले जो चलता था वो पुल मॉडल चलता था, सरकार ने कुछ योजनाएं घोषणा कर दी, अब मैं एलिजिबल हूँ उस योजना के लिए, मुझे पहले तो पता नहीं है, पता चल गया तो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन करना है, दौड़ना है, सरकारी दफ्तरों में दौड़ भाग करके उसका बेनिफिट लेना है। यह है पुल मॉडल कि सरकारी ऑफिसर तो बैठा हुआ अपने ऑफिस में, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी योजनाओं के लाभ के लिए। उसको मोदी जी ने चेंज किया कि पुश मॉडल पे काम किया जाए, कि इन 7 योजनाओं को कलेक्टर को 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेदार कर दिया कि यह आइडेंटिफाई करो अपने एरिया में कौन इसके बेनिफिशियरी एलिजिबल लोग हैं, उन तक यह योजनाएं पहुंचाना आपका जिम्मेदारी है, और उसको प्रधानमंत्री खुद पर्टिकुलरली इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर करते हैं। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव डिलीवरी मैकेनिज्म में लेके आया है। तो यह मेरे को कुछ बात कहनी थी। इसमें सबसे बड़ी बात फूड सिक्योरिटी में इनिशिएटिव आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। उसको जैसे मैंने कहा कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत व्यापक एक डिसीजन लिया है कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के बगैर, क्योंकि लगभग 56% हमारे देश की जनसंख्या कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, उसका कृषि पे आधारित उसकी रोजगार की व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी मात्र 13, 14, 15% ही है। जब तक उस 53, 54, 55% लोगों की आय दुगनी नहीं होगी, उसकी डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ नहीं पाएगा, जीडीपी बढ़ नहीं पाएगा। तो केवल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कई लोग हैं सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल चलते हैं, मैं उसको कई बार क्रोनी सोशलिज्म भी कई बार कहता हूं कि आप यू कैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, you also have to focus on creation of wealth. So business, industries, cottage industries, farm produce, etc. Overall economic development का समग्रता से विकास करने के लिए ease of doing business, infrastructure development, employment generation, skilling, education, health, इन सब का एक समग्रता से विचार करना जरूरी है। और एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी हमें बड़ा फोकस करना चाहिए। इसके लिए लगभग 2 दशकों से हम लोग अलग अलग लेवल पे डिस्कशन करते रहे हैं, अलग अलग कमिटीज भी बनी हुई है, जिन्होंने कहा कि फार्म लेवल पे अगर डेवलपमेंट करना है
तो वैल्यू एडिशन होना चाहिए। फार्म टू फोर्क का जो सप्लाई चेन है उसको, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। उसमें वेयर हाउस भी है, कोल्ड स्टोरेज चेन भी है, ग्रामीण सड़क योजनाएं भी हैं, ई मंडीज भी हैं, लोकल मंडीज है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, सीड रिसर्च डेवलपमेंट को करना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम को डबल करने का जो हमारा लक्ष्य है, वह एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। 70 साल हमने देख लिया एग्रीकल्चर सेक्टर काफी खराब हालत में है, क्योंकि उसका मार्केट से कनेक्ट प्रोड्यूसर का पूरी तरह से नहीं है। अगर प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है तो उसको उसकी फूड कमोडिटी वैल्यू कम मिलती है। तो ये जो 3 फार्म लॉज हम लेके आए हैं, व्यापक चर्चा के बाद लेके आए हैं, ताकि यह जो मिडलमैन का रोल कम हो, जो उत्पादक है और कंज्यूमर के बीच में जो प्राइस गैप है, बहुत बड़ा प्राइस गैप है। कमोडिटी मार्केट से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जुड़ा हुआ था पहले में, तो उसके अंदर जो ये जो पूरा जो ट्रांसपेरेंसी लाना है, बेटर प्राइस रियलाइजेशन लाना है, कॉस्ट को, इनपुट कॉस्ट को कम करना, इसके ऊपर भी व्यापक फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लिए, जिसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी को स्ट्रीमलाइन करना है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया है, नीम कोटेड यूरिया को लिया है, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उनको पैसा ट्रांसफर करने का काम किया। और ये 3 फार्म लॉज जो अपने आप में एक व्यापक टॉपिक है, वो अभी यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन यह 3 फार्म लॉज प्रोड्यूसर को मार्केट से जोड़ने के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, मैसिव इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, प्राइवेट मंडीज को स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह सरकार लेके आई है। और हमारा टारगेट है कि जो किसानों की आय है उसको डबल किया जाए। यह एक बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमें लिमिट समय के लिए बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। मैं एक चीज और बात आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने ओवर द 3-4 इयर्स ये कोशिश किया है कि जो प्रोड्यूसर, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उसको केवल कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट से ही ना अलाइन किया जाए, बल्कि उसको अलाइन किया जाए प्रोड्यूसर के ऊपर भी। और इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। पल्सेस में हमने देखा, शुगर में देखा, और चीजों में हमने देखा, वीट में कई बार देखा कि एक्सपोर्ट वगैरह केवल कंज्यूमर के हिसाब से पॉलिसी बन जाती थी। एक्सपोर्ट बैन, इंपोर्ट बैन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, जिसको कि लिमिट ऑन द स्टोरेज एक्सेट्रा, इनको हमने प्रोड्यूसर के साथ अलाइन किया है, ना कि केवल कंज्यूमर के साथ। इसीलिए कई लोग, जो ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग का जो बहुत पुराना लॉ था, उसको भी हमने अमेंड किया है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को बहुत कम उसका दाम मिलता है, तो उसका इंसेंटिव नहीं रहता प्रोड्यूस करने का, उसका प्रोडक्शन भी बढ़े। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इन सारी चीजों को अलाइन करने का एक तरीका से काम सरकार ने किया। दूसरा, कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए लैंड ओनरशिप डेटा को मजबूत करा है, उसको ई डिजिटाइजेशन का मैसिव नीति आयोग ने फंड अरेंजमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किया है। लैंड लीज एग्रीमेंट बनाया है, जिससे कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको भी प्रॉपरली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी मिल सके, उनको भी इन केस ऑफ कैलेमिटीज इंश्योरेंस का बेनिफिट उन लोगों को मिले, केवल लैंड ओनर को ना मिले। इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव किया है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में। और अब स्वामित्व योजना बहुत फोकस तरीके से ले आए कि ओनरशिप डिटेल को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम बहुत बड़ी चैलेंज देखते हैं। अगर कोर्ट में देखें 60% केसेस ओनरशिप में लेके चले और सालों साल चलते रहते हैं। तो स्वामित्व योजना में प्रॉपर ओनरशिप रिकॉर्ड्स अगर स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो बहुत सारे डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे और उनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी उनको लिए प्रॉपरली चैनल खुल जाएंगे। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में व्यापक बदलाव किए हैं। एक और इनिशिएटिव मैं आपके सामने रखूंगा, वह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नया बनाया है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में मैं बता रहा हूँ, इस पे हमने स्टडी किया है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक बदलाव ले आएंगे। वैल्यू एडिशन का फार्म पे ही जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगे और उसके एक्सपोर्ट से ओरिएंटेड होके प्रोडक्ट को एक्सटर्नल मार्केट के साथ
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जोड़ा जाए, उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बड़ा व्यापक बदलाव लेके आएंगे। कोऑपरेटिव, जैसे हमने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक जनधन अकाउंट एक मैसिव इनिशिएटिव था, वैसा एम्पावरमेंट के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट देश में बहुत पुराना है। हमारे देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट पुराने ऐतिहासिक क्षेत्र से मैं देखता हूँ, गिल्ड थे, खाप पंचायतें थी, जो कलेक्टिव उसकी ओनरशिप थी, उनके साथ वो प्रोडक्शन जो भी करते थे, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आपस में होता था, जॉइंट ओनरशिप थी। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट सरदार पटेल ने बहुत मैसिवली किया, अमूल जैसे कई सक्सेसफुल हम इनिशिएटिव देखते हैं। लेकिन ओवर द इयर्स ये सब पॉलिटिकल उसमें इंटरफेरेंस बन गए थे कोऑपरेटिव्स में। बहुत 8 लाख कोऑपरेटिव्स हैं, लेकिन क्या वो उतना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं क्या? उसके लिए पॉलिसी इनिशिएटिव सेंटर में चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव 97th अमेंडमेंट के कारण सेंटर ने कुछ किया है, लेकिन वो स्टेट सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव, इसलिए उसको एक गाइडलाइन के थ्रू सेंटर उसमें इनिशिएटिव लेना चाहता है। आज के अंदर अलग अलग कोऑपरेटिव को रजिस्टर करना, तो हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रार्स हैं, और फिर उसके बाद इनकम टैक्स का एक्ट का उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। मैसिव चीजें हैं कि जो सहकार से समृद्धि वाला इनिशिएटिव था। कोऑपरेटिव अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र को एम्पावर करने के लिए एक नए व्हीकल के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं। अमित शाह जी उसको इनिशिएटिव लेके कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये एक मैसिव एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव बन के आएगा ग्रामीण क्षेत्र को एम्पावर करने के लिए, एफपीओ के माध्यम से, और पुराने सहकारिता को मजबूत करने के लिए। आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कई नए गाइडलाइंस शुरू किए हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन उनको रेगुलेट नहीं करेगा, उसके डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगा। जैसे जल शक्ति मंत्रालय है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, बट सेंटर गिव्स गाइडलाइंस इन नेशनल वाटर पॉलिसीज, और उसको अडॉप्ट करती है स्टेट। सेंटर के कुछ इनिशिएटिव हैं जैसे टैप वाटर के हैं, पानी तक पहुंचाने के। तो इस तरह से एक नया इनिशिएटिव सरकार लेने को तैयार है। फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, मुद्रा लोन है, जो फिस्कल स्टिमुलस, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकार ने इस फिस्कल स्टिमुलस में लगभग 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है, 1,10,000 करोड़ का एफपीओ के लिए प्रोविजन किया है। इसके अंतर्गत सरकार बहुत काम कर रही है। मैं अब जो टोटल नेशनल इंडिकेटर्स जो भारत ने आइडेंटिफाई किए हैं एसडीजी में, इसके लिए वो 19 इंडिकेटर हैं। एनआईएफ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, उसके ऊपर अगर गूगल करेंगे तो आप सबको आराम से मिल जाएगा, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। जो टारगेटेड डिलीवरी, सरकार की बहुत इनिशिएटिव रहता है कि हम टारगेटेड डिलीवरी करें, उसका मैट्रिक्स ऑफ परफॉर्मेंस करें, ताकि एक टारगेट दे दे अचीव करने के लिए, उसके लिए एक रोड मैप बन जाए। हमारे इनिशिएटिव 2 हैं। वाटर में हमने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, वह है जलाधिकार फाउंडेशन। वह उसके अंदर वाटर बॉडीज का रिवाइवल। अगर हमने टैप वाटर दिया तो जब तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, वाटर बॉडीज रिवाइव नहीं होगी, रेन वाटर कंजर्वेशन का उन वाटर बॉडीज में, स्टॉर्म वाटर उन वाटर बॉडीज में नहीं पहुंचेगा और वह सीवेज लाइन में चले जाएगा। तो वाटर सैनिटेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। इस पे मेरी एक किताब भी हमने लिखी है, वाटर एंड एलिमेंट ऑफ लाइफ, जो अभी पब्लिश हुई 18 जून को ब्लूम्सबरी में। तो इसके अंदर प्राइसिंग, कंजम्पशन बाय मार्जिनलाइज, इस तरह के काफी चीजें लिए कि कैसे गरीबों को पानी मिले, उसका प्राइसिंग का क्या इम्पैक्ट हो, वाटर बॉडीज का रिवाइवल के लिए नेशनल लेवल पे क्या काम करो। हम लगभग 8 साल से जलाधिकार फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी वाटर बॉडीज को हमने रिवाइव किया है लोकल एरियाज में। 10 कंट्रीज में हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और 16 स्टेट्स में हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वाटर बॉडीज को अडॉप्ट करके उनको कोऑर्डिनेट करके रिवाइव कर रहे हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन भी कर रहे हैं। एक इनिशिएटिव दोस्त में फूड के अंतर्गत पिछले त्रासदी और अभी हमने किया, जिसमें लगभग 5 लाख फूड पैकेट्स हमने 2 महीने में डेली 10,000 फूड पैकेट्स लगभग बना के 3 कम्युनिटी किचन के अंतर्गत माइग्रेंट लेबर्स को डेली डिस्ट्रीब्यूशन, नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत उनके सहयोग से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनका था। हम लोगों ने डेली पैक करके फूड प्रोडक्ट को बिना सरकारी सहायता के अपने अरेंजमेंट फंड करके
वह इनिशिएटिव लिया कि माइग्रेंट लेबर को कम से कम, जब तक फर्स्ट कोविड वेव चल रहा था 3 महीने तक, डेली फूड उनको अवेलेबल हो, वह उसका लिए इनिशिएटिव लेके उसको काम किया। और 5 लाख रोटियों का भी उसमें टोटल हम लोगों ने, यह फिगर्स बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स हैं जिनको कि हमने उन 3 महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया। पैकेट प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से, कम्युनिटी किचन थे, हाईली हाइजीनिक और काफ़ी स्टैंडर्ड के किचन्स थे जिनको हमने ऑपरेट किया। उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मास्क बनाने का भी प्रोजेक्ट किया था। 1 लाख कपड़े के मास्क ट्रांसजेंडर्स और दूसरे जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हो गए थे उनको कपड़ा प्रोवाइड करके हमारा सिलाई केंद्र एक चलता है, ये जो नोएडा में जो सूर्या संस्थान के अंदर, उनके अंदर सिलाई मशीनें हैं, वहाँ पे लोगों को बिठा के मास्क बना के, पर मास्क बनाने का उनको चार्ज दे के लगभग 1 लाख मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सेकंड टाइम में हेल्पलाइन की आइसोलेशन सेंटर भी बनाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, इधर के क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेटर वगैरह के थ्रू डेमोक्रेटिक आउटरीच फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक एनिमल वेलफेयर का भी हम लोग चलाते हैं, लगभग 20 साल हो गए। श्री जी गौसदन है नोएडा में, क्योंकि एनवायरनमेंट में एनिमल वेलफेयर बहुत बड़ा जरूरी है, प्रकृति के साथ हम मान के चलते हैं। तो उसके अंदर लगभग 1200 गाय जो सड़क से उठाई हुई हैं, उसका 9 एकड़ में एक श्री जी गौसदन बनाई हुई है। सारी गायें जो 1200 हैं सड़क से उठाई हुई है। 20 साल हो गए, 2000 में हमने बनाई थी और उसमें पूरी फैसिलिटी है। 15 उसके अंदर काउ शेड्स हैं, 55 एम्प्लॉइज हैं, एक हॉस्पिटल भी है, एनिमल गायों का ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजिकल टेस्ट, डॉक्टर्स हैं। उन सब गायों को हम लोग वहाँ पे मतलब उनके रख रखाव की व्यवस्था करते हैं। तो एनिमल वेलफेयर है, जो फूड सप्लाई है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और फिर उसके साथ वाटर बॉडीज का, पॉलिसीज का, इस सब के इनिशिएटिव में हम लोग काम करते हैं। और हमारे लाइफ का मिशन, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, नोएडा में मेरा क्षेत्र रहना है। वी ऑलवेज कंसिडर पॉलिटिक्स इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर सोशल एक्टिविटीज। पॉलिटिक्स in itself cannot lead you to a big role unless you have the connect with the ground. जब तक आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को समझेंगे नहीं, उनके सॉल्यूशन को आप नहीं ला सकते। और थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, ये वाला भी हमारा मिशन है। कि अगर मुझे 20 साल पहले अगर लगा कि यहाँ पे गायों की समस्या नोएडा में है, तो मैंने फिर तुरंत गौशाला का यहाँ पे स्थापना की, एक सोसाइटी बनाई, श्री जी गौसदन के नाम से टीम जोड़ी और उसमें गौशाला बनाई। पानी की समस्या लगी तो उस पे जलाधिकार फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी बना के, तो रिसोर्स आते रहते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए, आपके लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो काम करेंगे वो इफेक्टिव होगा और इसमें सरकार की सहायता वो चाहिए। लेकिन फाइनेंस तो समाज हमारे देश में ऐसा है कि फाइनेंशियल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, अगर सही ढंग से काम करने वाले हो। रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स आपने जोड़ लिया, अदर रिसोर्सेज विल फॉलो। दे आर इम्पोर्टेंट बट दे विल फॉलो पोस्ट ह्यूमन रिसोर्स विच इज कमिंग फ्रॉम संवेदनशीलता, जिसको कंपैशन